सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ हिंदी कक्षा 10 में गद्य खंड को लेकर पाठ 4। आज का पाठ है हमारा भारतीय संस्कृति। इसके पहले मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ा दिया है, जो इस पाठ के लेखक हैं। तो ये पाठ बहुत लंबा है, इसलिए इसे 3 पार्ट में मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इससे हर साल गद्य खंड से एक व्याख्या करने के लिए आता है। तो चलिए देखिए कि कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, विदेशी जो दूसरे देश का हो और जिसे भारत के विषय में कुछ भी मालूम न हो कि भारत किस प्रकार का देश है, एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़र करे। एक छोर अर्थात कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर वह सफ़र करे, अगर घूमता हुआ जाए एक छोर से दूसरे अर्थात भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक वह सफ़र करे, भारत को देखते हुए जाए, तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी। विभिन्नताएं मतलब कि जगह जगह पर अलग अलग चीज़ें उसको देखने को मिलेंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है। जब वह एक छोर से दूसरे छोर तक जो विदेशी है भारत का सफ़र करेगा, तो वह यही कहेगा कि भारत एक देश नहीं है बल्कि कई देशों का एक समूह है। वैसे भी अगर हम देखें तो भारत बहुत बड़ा देश है। भारत के जो एक छोटे छोटे राज्य हैं उसके बराबर तो कई सारे बड़े देश हैं। तो भारत कई बड़े देशों का समूह है जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आँखों के सामने आती है, जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से हमारी आँखों के सामने आती है, बिल्कुल भिन्न है। अर्थात भारत कई देशों का समूह कह उठेगा जो विदेशी है, और वह यही कहेगा कि ऐसी बहुत सारी विशेष बातें हैं जो विशेष हैं, बिल्कुल भिन्न हैं, जो भारत की एक छोर से दूसरे छोर में मिलते नहीं हैं। प्राकृतिक विभिन्नताएं प्राकृतिक उन चीज़ों को कहा जाता है जिसे भगवान ने बनाया, जैसे पहाड़ हो गया, पत्थर हो गए, नदियाँ हो गई, पेड़ पौधे, तमाम चीज़ें ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। इन सब में उसे अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलेगी, मतलब समानता नहीं होगी, भिन्न भिन्न प्रकार की होंगी। विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी। अनेक प्रकार की विभिन्नताएं आएंगी, कई प्रकार की विभिन्नताएं आएंगी और गहरी बहुत ज़्यादा नजर आएंगी, जो किसी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती है। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर पर मिलेंगी हमारे भारत में, एक छोर पर दक्षिण साइड में या उत्तर साइड में चले जाएंगे हम, तो एक छोर जो हमारा है वह हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर पर मिलेंगी। जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर, समतल अर्थात ऐसी नदियाँ जो समतल होती हैं, और बहुत सारी नदियाँ हैं जो पहाड़ों के बीच में होते हुए जाती हैं। तो जहाँ पर समतल है, उत्तरी छोर पे समतल नदियाँ हैं, और दक्षिण के छोर पर जैसे देखिए कि प्लावित समतलों को छोड़कर फिर विंध्याचल पर्वत है, जो अरावली, जो सबसे पुरानी पर्वत है भारत की, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की श्रेणियाँ अर्थात पहाड़ों की श्रेणियाँ, एक में एक मिलते हुए पहाड़ियाँ, जैसे विंध्याचल की पहाड़ी है, यह गुजरात तक गई हुई है, के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। इन सब के बीचों में जगह जगह समतल हिस्से भी आएंगे जो रंग बिरंगे होंगे। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़े से और आग से छुटकारा नहीं देती, समतल की प्रांतों की जलती हुई लू, जैसे उत्तर भारत में लू चलता है, कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती है और न कभी गर्मी देखने को मिलेगी। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी, तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। असम की पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, उसी प्रकार जैसलमेर की तप्त भूमि अर्थात बहुत ही गर्मी मिलेगी, जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, भारत में कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा न किया जा सके।
कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो। खनिज पदार्थ उसे कहा जाता है जो जमीनों से खोद कर निकाला जाता है। कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर नहीं जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा अर्थात पहनने को वेशभूषा कहते हैं, रहने को वेशभूषा कहते हैं, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों अर्थात भिन्न भिन्न जैसे राज्य हैं हमारे प्रांतों को लोग देते हैं। इसी तरह मुख्य मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित है। अनेक प्रकार की भारत में भाषाएं भी बोली जाती हैं और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं, इतनी सारी बोलियां भारत में बोली जाती हैं। क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। अर्थात एक कोस पर पानी का रंग बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है, तो चार कोस पर बानी बोली भाषा बदल जाती है। जैसे हम गुजरात में जाएंगे तो गुजराती, मुंबई में जाएंगे तो मुंबई की भाषा, यूपी में आएंगे तो यूपी की भाषा। उसी प्रकार भारत में कई प्रकार की भाषाएं चलती हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। जो अनेक प्रकार के धर्म को मानने वाले हैं वह दुनिया के सभी देशों में बसे हैं, वह भी भारत में थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियाँ की गिनती आसान नहीं है, अर्थात यहाँ जितनी बोलियाँ बोली जाती, जितनी भाषाएं बोली जाती है उनकी गिनती आसान नहीं है, उसी तरह भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। उसी प्रकार अनेक प्रकार के धर्म, उनके संप्रदाय जो अनेक प्रकार के धर्म है उनको भी गिनना आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर, इन सभी विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित, जो परिचित नहीं है, जो इन सब चीज़ों को जानता नहीं, ऐसा आदमी घबराकर कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का एक समूह है। ये भारत की खूबियाँ हैं, कितनी सारी विभिन्नताएं हैं कि कोई अपरिचित, कोई विदेशी अगर देखेगा तो यही कहेगा कि यह भारत कई देशों का समूह है, एक देश नहीं है, कई देशों का समूह नहीं है। यह एक जात नहीं, अनेक जातियों का समूह है। यहाँ एक जात के लोग नहीं रहते हैं, अनेक प्रकार के जातियों के लोग रहते हैं। समूह मतलब इकट्ठा होना। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता देखने में ही आएगी। अर्थात जो ऊपर से केवल देखेगा, कह रहे तो भारत है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अनेक प्रकार के हैं, तो इनमें एकता नहीं होगी, तो उसे विभिन्नता ही देखने को आएगी। लेकिन ये भारत की खूबी है कि यहाँ विभिन्नताओं में भी एकता है। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता मतलब समानता, अर्थात अगर विचार करके देखा जाए तो भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सब में समानता है, जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और भिन्न विभिन्न रंग की सुंदर मड़ियाँ अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, उसी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से न तो अलग है और न हो सकता है। एक रेशमी धागे में जब अनेक प्रकार की मड़ियों और फूलों को गूंथ कर एक कर दिया जाता है तो उसे एक माला समझा जाता है। उसी प्रकार हमारा भारत है कि अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होने के बावजूद भी भारत एक देश माना जाता है और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं। और जो माला बनता है वह केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को नहीं मोहता, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है। दूसरों की सुंदरता से भी वह सुशोभित होता है, अर्थात दूसरे के गले में पड़ता है तो उस माला की और शोभा बढ़ जाती है। और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को सुशोभित करता है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। यह केवल एक कवि की कल्पना नहीं है, बल्कि यह सत्य है कि यही है भारत की विविधता में एकता, यही सच्चाई है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपात से कहा जाता है जो ऊंचे पहाड़ों से नीचे जल गिरता है, और प्रवाहों और अनेक प्रकार के प्रवाह जो नदियों में प्रवाह चलता है, धाराएं चलती हैं, का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और
प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अनेक प्रकार की नदियां हैं, अलग अलग जगहों से निकलती हैं, लेकिन सब जाकर मिलती कहाँ हैं? समुद्र में ही मिलती हैं। उसी प्रकार भारत भी एक देश है, भले अलग अलग प्रकार के जाति धर्म संप्रदाय अलग अलग बोली भाषा के लोग हों, लेकिन सब भारत के नाम पर एक हैं। इनकी धाराएं भी अलग अलग बहीं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य और फल फूल पैदा करती हैं, पर सब में एक ही शुद्ध सुंदर स्वस्थ और शीतल जल बहता रहता है। और जो उद्गम जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उसे उद्गम स्थल कहते हैं, और संगम जहाँ पर एक हो जाती है, जहाँ मिल जाती हैं। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल शीतल अर्थात जो ठंडा हो और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। यहाँ भारत में एकता की तरफ से कहा गया है कि भारत में भी यही अमृत का कलश बहना चाहिए कि सब एक रहें। और हमारी इच्छा अभिलाषा मतलब जो हम चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे है और रखेगा। अर्थात इतनी सदियों से हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा है और बंधा रहेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, अर्थात हमारा अब भी नामो निशा है उसी तरह जैसे हमारा पहले था। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो हमारे देश में ऐसी बात है जिससे हमारे देश का वर्चस्व, हमारे देश का गौरव आज भी उसी प्रकार बना हुआ है। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, अर्थात सदियों से ये हमारा देश विदेशियों का गुलाम रहा है, लेकिन फिर भी बराबर इस पे युद्ध लोग करते रहे हैं, देश के हमारे ऊपर कब्जा करते रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश का नाम गौरव उसी तरह बना हुआ है, हमारा देश उसी तरह एकता में बंधा हुआ है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, क्योंकि पाठ बहुत लंबा है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी। तो इस पाठ को मैं 3 पार्ट में पढ़ाऊँगा, एक पार्ट आज हो जा रहा है। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना न भूलें। धन्यवाद।